डोंट वॉच केसरी 2, क्योंकि ये मूवी वो इतिहास है ही नहीं जो हमें हिस्ट्री बुक्स में पढ़ाया जाता है, जो इतिहास आज भी ब्रिटिशों के क्राइम को छुपाता है और हमें कन्विंस करने की कोशिश करता है कि हमें आजादी बिना खून बहाए नॉन वायलेंट तरीकों से मिली। अगर आप इस कन्वीनियंट ट्रूथ से खुश हैं देन ग्रेट, लेकिन अगर आप एक ऐसे हीरो की कहानी जानना चाहते हैं जिन्होंने अंग्रेजों की हाई पेइंग नौकरी से ज्यादा उनके क्रूअल्टी को एक्सपोज करना जरूरी समझा, एक ऐसा हीरो जो था तो साउथ से लेकिन उसने पंजाब में होने वाले हत्याकांड को ब्रिटिशों के सामने खुला करके रख दिया, जिन्होंने ब्रिटिश कोर्ट में एक ब्रिटिश सिस्टम में ब्रिटिशों के अगेंस्ट जाकर सच की लड़ाई लड़ी, तो केसरी 2 जरूर देखिए। और अगर आप भी चाहते हैं कि रियल हीरोज की ऐसी ही कहानियां फिल्मों में बननी चाहिए तो कमेंट्स में हीरो स्पैम कर दीजिए। देखते हैं क्या इस वीडियो पर 10,000 कमेंट्स आते हैं या नहीं, क्योंकि ये कहानी है एक वॉर की। कहानी की शुरुआत 1857 में होती है, जब भारत की पहली वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई। देश के अलग अलग कोनों से लोग एक साथ आए और उन्होंने ब्रिटिश एम्पायर को उखाड़ फेंकने की जुर्रत की। इस वॉर में ब्रिटिशों ने हमें हरा दिया और उन्हें तोहफे में एक गिफ्ट मिला, इतिहास लिखने का गिफ्ट। वो कहते हैं ना, टिल द मोमेंट द लायन लर्न्स हाउ टू राइट द स्टोरी विल ऑलवेज बी टोल्ड बाय द हंटर। और यही हुआ। 1857 जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी उसे ब्रिटिशों ने सेपॉय म्यूटिनी कहना स्टार्ट कर दिया और आज भी कई हिस्ट्री बुक्स उसे यही बुलाती है, सेपॉय म्यूटिनी। मानो ये बस एक छोटा सा किस्सा था जिसका कोई भी बड़ा इंपैक्ट नहीं हुआ, लेकिन ये सच नहीं था, क्योंकि इसी साल प्रेजेंट डे केरला में हमारे कहानी के हीरो सी शंकरन नायर का जन्म हुआ। सर सी शंकरन नायर, जिनके बारे में ऑनेस्टली कहूं तो केसरी 2 का ट्रेलर देखने से पहले मैंने उनके बारे में सुना नहीं था। एक ऐसे हीरो जो हमारे इतिहास के पन्नों में कहीं खो गए, भुला दिए गए हैं, क्योंकि उनका सच कन्वीनियंट नहीं है। मद्रास लॉ कॉलेज से उन्होंने लॉ की डिग्री की और 1880s में वो हाई कोर्ट ऑफ मद्रास में एज अ लॉयर काम करने लगे। 1908 तक वो एडवोकेट जनरल टू द गवर्नमेंट रहे और कभी कभी एक्टिंग जज भी थे। लेकिन काम करते समय उन्होंने एक अजीब ट्रेंड नोटिस किया कि कोर्ट में भी इंग्लिश बैरिस्टर और इंडियन वकीलों में एक क्लियर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। मानो एक अनसेड रूल था कि एक इंडियन वकील इंग्लिश बैरिस्टर का जूनियर होता। आज के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इसे रेसिज्म ही कहेंगे, लेकिन ब्रिटिशों ने इसे एक फैंसी नाम दिया था, व्हाइट मैन्स बर्डन, कि उन्हें भारत जैसे देश आकर हमारे लोगों को सिविलाइज्ड बनाना है, ये उन्हें दी हुई गॉड गिवन ड्यूटी है। सच में हिपोक्रेसी की कोई सीमा नहीं होती। सच इंडियन पर्सपेक्टिव से इंडियंस तक पहुंचना चाहिए, इस आइडिया से उन्होंने मद्रास रिव्यू और मद्रास लॉ जर्नल स्टार्ट किया। उस समय ब्रिटिशों का फोकस इंडियन कोऑपरेशन वापस जीतने पर था, क्योंकि इंडिया वाज द जूल इन द क्राउन। वो ब्रिटिशों के लिए इकोनॉमिक, स्ट्रेटेजिक और मिलिट्री फैक्ट्री था। तो ब्रिटिशों को लॉयल सर्वेंट्स की जरूरत थी। तो ब्रिटिश क्या करते? कुत्ते को बिस्किट खिलाते हैं ना उसकी वफादारी जीतने के लिए, वैसे ही इंडियंस के सामने लालच रखते थे। प्रमोशन का लालच, हाई पोस्ट का लालच, इज्जत का लालच। और ये लालच कुछ ऐसे पैकेज में आता था कि इसे ना कहना इम्पॉसिबल हो जाता। 1904 में उन्हें कंपेनियन ऑफ द इंडियन एम्पायर बनाया गया। ये उस जमाने के पद्मश्री से कम नहीं था और 1915 आते आते वो वाइस रॉयस काउंसिल के मेंबर बन गए। ही वॉज द ओनली इंडियन जो इस काउंसिल का हिस्सा थे। तब तक एजुकेटेड इंडियंस मानते थे कि सारे ब्रिटिश बुरे नहीं होते, उन्हें भी इंडियंस को गवर्नेंस में इंक्लूड करने से, हमारी बातें सुनने से, हमारे प्रॉब्लम सुलझाने से फर्क पड़ता है। लेकिन ये एक झूठ था। उन्हें फर्क किससे पड़ता था? वॉर से। पहली वर्ल्ड वॉर, जिसे तब ग्रेट वॉर कहते थे, उसे दुनिया के डेडलीस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स में से एक माना जाता है, क्योंकि इस वॉर में 10 मिलियन लोग मरे और ये सारे लोग यूरोपियन नहीं थे। यूरोप की ग्रेट वॉर, वर्ल्ड वॉर इसलिए नहीं बनी कि पूरा वर्ल्ड उसमें पार्टिसिपेट करना चाहता था। ये यूरोप की वॉर थी और यूरोप ने पूरे वर्ल्ड को इसमें ढकेल दिया, इंडिया को भी। कैसे? फोर्स से। आर्मी रिक्रूटमेंट्स इंडिया में होने लगी, लेकिन पंजाब के लोग जो इंडिया के ब्रेवेस्ट सोल्जर्स माने जाते हैं, इस वॉर में लड़ना नहीं चाहते थे। तो जब आर्मी रिक्रूटर्स फेल हुए तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब माइकल ओ'ड्वायर ने ठोस कदम उठाए। उन्होंने इन टोटल 3,60,000 कॉम्बैटेंट्स को पहली वर्ल्ड वॉर लड़ने के लिए पंजाब से भेजा। बट द क्वेश्चन इज,
कैसे? धोखे से। हर गांव में 2 बुक्स भेजे जाते थे, एक व्हाइट बुक, एक ब्लैक बुक। जिस घर से एक मर्द सेना में भर्ती होता उस घर का नाम व्हाइट बुक में जाता, और जिस घर से नहीं उसका ब्लैक बुक में। जो भी नाम ब्लैक बुक में होते उनके पूरे खानदान को क्रिमिनल ट्राइब्स माना जाता, उन पर पुलिस निगरानी रखती। ये और कुछ नहीं, ब्लैकमेल था, मेंटल टॉर्चर था। ब्लैक बुक में जो लोग होते उन्हें रात को सड़क पर नंगा करके कांटों पर लिटाकर चाबुक से मारा जाता जब तक वो ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन करने के लिए हाँ ना कहते। ये लोग फौजी नहीं थे, ये लोग किसान थे जो अगर वॉर लड़ने जाते तो उनके परिवार का पेट कौन पालता। इस टॉर्चर से बचने के लिए कुछ मर्द रात को बेसमेंट में या फिर कहीं जंगल में जाकर छुप जाते। तो उन्हें बाहर कैसे निकाला जाए? उनके घर की महिलाओं को कपड़े उतार कर खुले में बिठाया जाता। उनका इस्तेमाल एक ट्रैप की तरह किया जाता। कब तक? जब तक उनके पति या बेटे सामने न आते और ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन न करते। जो किसान आर्मी ज्वाइन न करते उनके खेतों में पानी नहीं छोड़ा जाता। ये सिचुएशन इतनी बुरी थी कि पंजाब के लोग खुद अपने आप को इंजर कर लेते। किसी ने अपना हाथ ही तोड़ दिया, किसी ने पैर। उन्हें अपना एक लिम्ब खोना ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन करने से बेहतर लगता था। तो आप सोचिए सिचुएशन क्या होगी, टॉर्चर क्या होगा। इतना सब हो गया, वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हो गई। तो क्या ब्रिटिशों ने इंडियंस को हमारे सहयोग के लिए, हमारे बलिदान के लिए एक बार भी थैंक यू कहा? जी नहीं। गांधी जी मानते थे कि अगर हम ब्रिटिशों को इस वॉर में सहायता देंगे तो वो हमें इंडिपेंडेंस दे ही देंगे। कितनी आयरॉनिक बात है। नॉन वायलेंस के आइकन ने इंडियंस को वायलेंस करने के लिए भेज दिया, एक ऐसे वॉर में जिसका हमसे दूर दूर तक रिश्ता ही नहीं था। बदले में इंडिपेंडेंस तो छोड़ो, इंडियंस को एक थैंक यू तक नहीं मिला। और ये सब मुझे कैसे पता? हमारे इस कहानी के हीरो सर सी शंकरन नायर की वजह से। उन्होंने लिखी बुक गांधी एंड एनार्की की वजह से। और ये बुक उन्होंने क्यों लिखी? उन्होंने गांधी जी और ब्रिटिश एम्पायर को क्रिटिसाइज करना स्टार्ट क्यों किया? आफ्टर ऑल उनके पास सब कुछ था जो ब्रिटिश एक लॉलीपॉप की तरह इंडियंस को देते थे। प्रमोशंस, हाई पोस्ट, इज्जत, वाइसरॉयज काउंसिल में जगह भी। और तो और जैसे रविंद्रनाथ टैगोर को सर कहते थे क्योंकि उन्हें ब्रिटिश क्राउन ने नाइटहुड प्रदान किया था, वैसे ही CS नायर भी सर थे। लेकिन 1919 आते आते कुछ ऐसा हुआ जिसने ब्रिटिशों का नकाब हटा दिया। भारत ने पहले महायुद्ध के लिए इन टोटल 5 लाख सोल्जर्स दिए, जिनमें से 74,000 मारे गए। और तो और 146 मिलियन पाउंड्स उस जमाने के भारत से ब्रिटेन के वॉर एफर्ट्स में चले गए। तब तक पूरे देश में लोगों को पता चल चुका था कि ब्रिटिश हमारे दोस्त नहीं है, वो बस पैरासाइट्स हैं, हमारी संपत्ति लूट रहे हैं। पहले महायुद्ध के बाद गेहूं के प्राइसेस 47% बढ़ चुके थे, शुगर के प्राइसेस 68% से, और तो और कॉटन तो 300% से महंगा हो चुका था। और फिर भी लाहौर और अमृतसर में टैक्सेस 55% से बढ़े थे। कुछ लोग ये सारे फैक्ट्स जाने बगैर कहते हैं कि आज के सिचुएशन से तो अंग्रेज बेहतर थे। ये सब होने के बाद पूरे देश में प्रोटेस्ट होने लगे। लोगों में गुस्सा था जो कभी कभी वायलेंस के थ्रू बाहर आता था। ब्रिटिश दूसरे के घर में बिन बुलाए मेहमान थे एंड दे हैड इंडीड ओवरस्टेड देयर वेलकम। ओडवायर को डर था कि ये कहीं 1857 जैसे ही विद्रोह ना कर दें। और यही हमारे सामने आते हैं एक राक्षस, कर्नल रेजिनाल्ड डायर। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन अमृतसर के पवित्र शहर में कर्फ्यू लगा था। लेकिन इस कर्फ्यू की सूचना सारे लोगों तक नहीं पहुंची थी। तब कोई टीवी नहीं था, ना ही यूट्यूब। गोल्डन टेम्पल के कुछ ही मीटर के अंतर पर जलियांवाला बाग है, जहां दोपहर लोग इकट्ठा होना स्टार्ट हुए। और थोड़े बहुत नहीं, धीरे धीरे 20-25 हजार लोग वहां पर इकट्ठा हो गए। डायर ने एक एयरक्राफ्ट भेजकर ये देखने की कोशिश की कि कितने लोग जमा हुए, और इस बात का अंदाजा लेकर डायर निकल पड़े उस कांड के लिए जिसकी वजह से वो आज भी फेमस है। शाम को 4:30 बजे 90 आर्म्ड सोल्जर्स ने जलियांवाला बाग के एंट्री को ही ब्लॉक कर दिया। लोग डर गए। वहां हंसराज नाम के एक लोकल लीडर थे जिन्होंने लोगों को पूरे विश्वास से कहा कि डरो नहीं, ये अटैक करने के लिए नहीं, सिर्फ हमें भगाने के लिए, हमें डराने के लिए आए हैं। लेकिन प्रिकॉशन के तौर पर और वहां के लोगों का कोई गलत इंटेंशन नहीं है इसका आश्वासन देने के लिए वो एक सफेद कलर का झंडा लेकर डायर के दिशा में दौड़े ताकि वो सरेंडर कर दे और सब पीसफुली रफा दफा हो जाए। लेकिन डायर ने ऑलरेडी अपना प्लान बना लिया था। उन्होंने वहां पहुंचने के बाद विदिन 30 सेकेंड्स अपने सोल्जर्स को फायर करने का इशारा दिया और फिर
अगले 10 मिनटों के लिए फायरिंग चली। अगली कहानी उन लोगों के लिए नहीं है जो डिस्टर्बिंग डिटेल्स सुनना नहीं चाहते। अगर आप चाहें तो इस टाइम स्टैम्प तक स्किप कर सकते हैं। डायर की फायरिंग तब तक नहीं रुकी जब तक उन्होंने लाई हुई सारी की सारी 1650 राउंड्स खत्म नहीं हुई। कुछ सोल्जर्स थे जिन्होंने पहले हवा में वार्निंग शॉट दिया, तो डायर खुद जाकर उन्हें कहते थे कि हवा में नहीं, लोगों को मारो और उस जगह पर मारो जहां पर क्राउड सबसे ज्यादा हो। कई लोगों ने गोलियों से बचने के लिए वहां एक कुआं है, उस कुएं में जाकर जंप किया, लेकिन जिन लोगों ने पहले कूदा उन पर और लोग कूद पड़े और नीचे के लोग उनके ऊपर वाले लोगों के वेट के नीचे आकर डूब गए। बाद में कुएं से 120 लाशें निकली। एक पिता अपने बेटे पर लेट गए और उन्होंने अपनी पीठ पर गोलियां खाई ताकि उनका बेटा बच जाए। कई लोगों के पैरों में, हाथों में गोलियां लगी और फिर उन्हें अपाहिज बना गई। गोलियां खत्म होने पर बिना कोई मेडिकल हेल्प दिए डायर वहां से चले गए। ठीक उसी तरह जैसे ब्रिटिश पार्टीशन के बाद चले गए ताकि गिद्ध आकर भारत को नोच जाएं। ये किस्से कहते हुए भी मुझे रोना आ जाता है, लेकिन फिर मेरे आंसू गुस्से में बदल जाते हैं जब ये समझ आता है कि बाद में क्या हुआ। जब डायर को पूछा गया कि तुमने हवा में गोली चलाकर या फिर बिना कोई गोली चलाकर सिर्फ वार्निंग के साथ क्राउड को जाने क्यों नहीं दिया, तो डायर कहता है कि यस इट वाज पॉसिबल, उन्हें बिना फायरिंग के डिस्पर्स किया जा सकता तो था, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद वो वापस आ जाते और वापस आकर मुझी पर हंसते। बस ईगो था जिसने सिर्फ 10 मिनटों में हजारों लोगों की जान ली। और कहानी यहाँ खत्म नहीं होती दोस्तों। द मॉर्निंग पोस्ट ने डायर के बारे में आर्टिकल्स लिखे और उसे कह दिया द मैन हु सेव्ड इंडिया। और तो और डायर अप्रिसिएशन फंड भी स्टार्ट किया जिसमें 26,000 स्टर्लिंग पाउंड इकट्ठा हुए। इस फंड में रुडयार्ड किपलिंग ने भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया था, वही रुडयार्ड किपलिंग जिसने आपकी और मेरी फेवरेट जंगल बुक लिखी है। यानी उनके लिए भी नैरेटिव यही था कि डायर was not evil. He was a good soldier, a servant of the British Empire. But I'll tell you who wasn't a servant. चतुर शंकरन नायर, जिन्होंने ये किस्सा सुनते ही वाइसरॉयज काउंसिल से इस्तीफा दे दिया। वो समझ चुके थे कि ब्रिटिश कोई दोस्त नहीं है, वो पैरासाइट्स हैं, और उन्होंने एक नई वॉर लड़ना स्टार्ट किया, नैरेटिव वॉर, जिसमें उन्होंने लिखी एक बुक गांधी एंड एनार्की, जहां उन्होंने रेजिनाल्ड डायर के साथ ओडवायर को भी पंजाब एट्रोसिटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल माना। उनका हथियार था सही सवाल। उन्होंने गांधी जी से सवाल किए कि हम अंग्रेजों की वॉर में मदद क्यों कर रहे थे। उन्होंने ब्रिटिश एम्पायर से पूछा कि ब्रिटिशों के अंडर भारत इतना गरीब बना कैसे। उन्होंने डायर से सवाल किए, ओडवायर से सवाल किए। एक इंडियन अंग्रेजों के दिए लॉलीपॉप को छोड़कर आजादी का झंडा लहरा रहा था। ये ब्रिटिशों का उनके घर में अपमान था और ये वॉर अभी तक खत्म नहीं हुई। यू सी, ये वीडियो आज इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि आज भी दुनिया में एक वॉर चल रही है, नैरेटिव वॉर। ये वॉर किसी देश की सीमाएं बदलने की वॉर नहीं है, ये वॉर है इतिहास बदलने की वॉर। हिटलर दूसरा वर्ल्ड वॉर तो हारा ही, लेकिन साथ ही साथ वो ये वॉर भी हार गया था। इसीलिए आज दुनिया में ऐसा एक भी इंसान नहीं होगा जो हिटलर के एक्शंस को जस्टिफाई करता होगा, जो कहता होगा कि हिटलर बुरा तो था लेकिन उसने बहुत सारे अच्छे काम भी तो किए। लेकिन यही सेम बात हम ब्रिटिश एम्पायर के बारे में नहीं कह सकते। आज भी ब्रिटेन में देखो तो ब्रिटिशों को डिफेंड करने वाले बहुत हैं। लोग अभी भी सोचते हैं कि ब्रिटिशों ने बहुत बुरे काम किए होंगे, लेकिन एटलीस्ट उन्होंने इंडियन रेलवे तो बनाई। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो ये भी कहने से नहीं कतराते कि ब्रिटिशों से पहले भारत की कोई पॉलिटिकल आइडेंटिटी थी ही नहीं। आई मीन, वाह भाई वाह। और ये होता इसीलिए है क्योंकि ब्रिटिश मानते हैं कि वो भारत से अपनी मर्जी से चले गए, उन्हें धक्के मार मार कर नहीं निकाला गया था। ये नॉन वायलेंस वाला इतिहास वो अपने कन्वीनियंस के अनुसार मॉडिफाई करते हैं, कॉलोनाइजेशन के क्राइम्स छुपाते हैं। फिर वो जलियांवाला बाग हत्याकांड हो, बंगाल का मैन मेड फैमिन, साउथ अफ्रीका के कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स, चाइना के ओपियम वॉर्स, या फिर भारत का मिसमैनेज पार्टीशन जिसमें 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए और भारत पाकिस्तान में मिलकर 1.5 करोड़ लोग डिस्प्लेस हुए। यू सी, आज के ब्रिटेन के साथ मेरा बस यही प्रॉब्लम है कि जब भी वो अपने इतिहास की बात करता है तो वो अपनी अगली पीढ़ी को अपनी गलतियों के बारे में नहीं सिखाता। और इसी वजह से जब उनके लोग भारत आते हैं तो वो पॉवर्टी दिखाते हैं और फिर सोचते हैं कि भारत इतना गरीब कैसे। और मैं कहूंगा बनाओ,
गरीबी दिखाने वाली फिल्में भी बनाओ, लेकिन एक ऐसे फिल्म बनाओ ना जहां पर आप रिकॉग्नाइज करोगे कि पहले महायुद्ध में 5 लाख इंडियंस आपके लिए लड़े थे और हमने 146 मिलियन पाउंड्स आपको आपकी वॉर जीतने के लिए दिए थे। ये भी उसी गरीब देश ने किया है जिसकी पॉवर्टी आप दिखाते हैं। ये फिल्में वो नहीं बनाएंगे, इसीलिए हमें ही बनानी होंगी। कंट्रीब्यूशन की बात कर ही रहे हैं तो ब्रिटिशों का असली कंट्रीब्यूशन क्या है पता? एक एटीट्यूड जो आज भी भारत के पॉलिटिशियंस में, ब्यूरोक्रेट्स में और हर अथॉरिटी में भरा पड़ा है। एंड आई कोट, से नथिंग, do nothing, pray heaven if we are quiet, the storm will pass over our heads if we pretend there is nothing going on, that calls for action or explanation, all will be well. ये लाइंस उस जमाने की है जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, लेकिन कभी कभी आज के लिए भी एप्लीकेबल लगती हैं। सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडिया इज अ हॉरिबल प्रीटेंस which would set the people of the country at each other's throats long before the beginnings of constructive work were made possible. Under self-government, India would commit ये भविष्यवाणी किसी और की नहीं, कर्नल डायर की ही है। आज सोचने जैसी बात है कि क्या वो सही तो नहीं थे कि हम कंस्ट्रक्टिव काम शुरू करने से पहले ही भारत को खत्म तो नहीं कर देंगे। लेकिन मुझे आशा है कि आप जैसे 1% तो होंगे जो इतिहास से सीखेंगे, इतिहास में लिखा हुआ पढ़ेंगे और खुद हौसला रखेंगे पेन उठाने का, देश का कल का इतिहास आज बनाने का। क्योंकि अगर हम आज भी अंदर ही अंदर एक दूसरे से लड़ते रहे तो हम ये प्रूव कर देंगे दैट डायर वाज राइट एंड नायर वाज रॉन्ग, कि हम इस स्वतंत्रता के हकदार हैं ही नहीं। और ये CS नायर की असली हार होगी, ये कन्वीनियंट ट्रूथ की जीत होगी, क्योंकि फिर जलियांवाला बाग के उन सारे लोगों का बलिदान व्यर्थ होगा। इस नैरेटिव वॉर में भारत हार जाएगा। अगर ये नैरेटिव वॉर हमें जीतनी है तो हमें वो बातें पढ़नी होंगी जो हमारे हिस्ट्री बुक्स में नहीं है, उन हीरोज की कहानी समझनी होगी जो हमारे इतिहास के पन्नों में कहीं गुम हो चुके हैं। हमें अपना इतिहास खुद लिखना स्टार्ट करना होगा। इसीलिए अच्छा लगता है जब केसरी 2 जैसी मूवीज आती हैं जो हमारी कहानी हमारे पर्सपेक्टिव से बताती हैं। लेकिन डोंट वॉच केसरी 2 क्योंकि मैं चाहूंगा कि थिएटर में एक भी ऐसा इंसान न हो जो भारत की कहानी में विश्वास नहीं रखता। लेकिन मैं ये जरूर चाहूंगा कि हर सच्चा इंडियन ये कहानी देखे, अप्रिशिएट करे और तो और यूके में भी ये कहानी पर्दे पर आए, उनके लोग हमारे पर्सपेक्टिव से इतिहास को समझना स्टार्ट करें। उन पर अगर व्हाइट मैन्स बर्डन था तो अब ये हर इंडियन का बर्डन है और यही बर्डन बड़ी शान से उठाने से मुझे फर्क पड़ता है।